तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस बेहतर वीडियो में आपको कक्षा 10 के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बोर्ड पेपर 2023 में जरूर आएंगे। तो आप इन 10 क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से नंबर आ सके। ठीक, जो कि 5-5 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम तरीके से कर सकते हैं। चलिए, निकट दृष्ट दोष और दूर दृष्ट दोष में किन्हीं 3 अंतर को लिखिए। ठीक, आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसको आपको लिखना कैसे है। जैसे पहला आपको लिख देना है कि दूर दृष्ट दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को स्पष्ट देखता है, लेकिन निकट दृष्ट दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक, अब दूसरा है कि दूर दृष्ट दोष वाला व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन निकट दृष्ट दोष वाला व्यक्ति आसानी से स्पष्ट देख पाता है। ठीक, चलिए अब तीसरा यहाँ से लिख सकते हैं कि दूर दृष्ट के निवारण में चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निकट दृष्ट दोष वाले निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। आप आसान तरीके से इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो जिसमें से आपके 5 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है, जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उत्तर इसका लिख सकते हैं, नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर आंख अपने समंजन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। यह स्वस्थ आंख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थित रहती है। दृष्ट प्रास 10 सेमी से अनंत दूरी तक होता है। इस परास पर कहीं भी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। 3 भी बहुत ही मजेदार का क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से है, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। टार्च से निकलने वाली किरण प्रकाश पुंज का उदाहरण है। ठीक, अब लेंस के प्रकरण में आवर्धन की गणना कीजिए। ठीक, लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, उत्तल लेंस में आवर्धन यम उस स्थिति में धनात्मक होता है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, तथा उस स्थिति में ऋणात्मक होता है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है। लेकिन अवतल लेंस में आवर्धन सदैव ही धनात्मक होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लेंस के प्रकरण में आवर्धन की गणना लिखी जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो ठीक, आप ये आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन करने के लिए आपको बहुत ही समय लग सकता है। ठीक, सोचने में, क्योंकि यहाँ बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछना यही तात्पर्य निकलता है कि क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ से लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस में दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यहाँ किरण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्त। आप आसान तरीके से रट लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि यह बोर्ड पेपर में हर बार जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप आसान तरीके से इन्हें कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, कि चालक, चालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं। तो इसका उदाहरण व्याख्या कीजिए। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर इसका व्याख्या करना है, तो आप इन्हें लिख सकते हैं, जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा आदि के तार विद्युत के अच्छे चालक हैं। ठीक, अचालक, अब बात करें अचालक किसे कहते हैं। जिन पदार्थों, धातुओं के तार से विभिन्न धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। जैसे
एब्रोनाइट के छड़ तथा ऊन और सूती धागे से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये विद्युत के अचालक कहे जाते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ से है कि अर्धचालक अब किसे कहते हैं। तो अर्धचालक की यदि हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ के चालकता से अधिक हो अर्धचालक कहे जाते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम आदि। ठीक, अतिचालक, अब अतिचालक किससे कहते हैं। तो अतिचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा बहती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता, जैसे बेरिलियम से बना सेरियम से धारा का प्रवाह निर्बाध गति से होता रहता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा अतिचालक किसे कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात। क्वेश्चन इस प्रकार, यहाँ देखिए कूलाम का क्या नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम का क्या नियम है। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम का क्या नियम है या फिर कूलाम किसे कहते हैं। तो आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ठीक, आप यहाँ से आप मान सकते हैं, मान लीजिए कि दो आवेश Q1 व Q2 के बीच दूरी r है, उनके बीच लगने वाला बल F है। कूलाम के नियमानुसार अब यहाँ से IF बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ के का है समानुपाती स्थिरांक है। ठीक, यही क्या है कूलाम का नियम है, जो कि आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक के चुंबकत्व की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो उत्तर है कि चुम्बक के चुंबकता की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि परिनालिका के फेरों की संख्या n बढ़ाने से चुंबकता की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है। ठीक, बी में हो जाएगा समानुपाती ढंग से बढ़ती है। दूसरा है कि धारा का मान I बढ़ाने पर चुंबकता की तीव्रता B समानुपाती ढंग से बढ़ती है। ठीक, समानुपाती ढंग से बढ़ती है। तीसरा है क्रोड की प्रकृति पर प्रणालियों के अंदर नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्ति के चुंबक बनता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप आसान तरीके से कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है। ठीक, यह क्वेश्चन आपकी बार बोर्ड पेपर में 100% आएगा, आप इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और CNG का उपयोग वाहनों ईंधनों के रूप में किया जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा CNG किसे कहते हैं, CNG गैस क्या है। ठीक, इसी प्रकार से आपको CNG गैस या प्राकृतिक गैस के बारे में पूछता है तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। मेरे दोस्त, आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा तो आप आसान तरीके से लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर, हमारी सुविधाओं के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के लिए पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुविधा किया गया है। ठीक, तो आपको पवन ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है तो आप आसान तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं, हमारी सुविधाओं के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में निम्न प्रकार की सुविधाएं किया गया है। पवन तथा जल ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पवन चक्की का उपयोग करके पवन ऊर्जा का जल विद्युत संयंत्र लगाकर जल ऊर्जा में सुधार किया गया है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पवन ऊर्जा का स्रोत बनाया गया है और पवन ऊर्जा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आपको इन 10 क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, आप आसान तरीके से बोर्ड में पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। ऐसे ही मजेदार
आपके बोर्ड पेपर में जितने भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आएँगे, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।